मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोता और सभी दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। मेरे इस चैनल के माध्यम से मैंने कोशिश की है 190 वर्ष के इतिहास को आपके सामने लाने की। यद्यपि ये 700-800 साल का इतिहास मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। आज भारत स्वाधीन है। आज यहाँ पर भौतिक समृद्धि में हम आगे बढ़े हैं। वहीं अपने राष्ट्र धर्म और संस्कृति के प्रति हमारा प्रेम और श्रद्धा भावना का निरंतर कहीं ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है। हमारी सोच किसी भी तरह से अधिकाधिक धन कमाना, संपत्ति इकट्ठा करना और भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हमारी सोच वहीं तक सीमित होती जा रही है। धन संपत्ति की इस असीमित भूख ने ऐसा लगता है कि हमारे समाज के प्रति, देश के प्रति जो कर्तव्य भावना है उसको कहीं निगल लिया है। जिन्होंने त्याग तपस्या का जीवन व्यतीत करके राष्ट्र समृद्ध बनाने के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व होम किया, उनको कहीं भी आज हम याद नहीं कर रहे। वो कहीं भी हमारे प्रेरणा स्रोत, श्रद्धा केंद्र नहीं बनते दिख रहे। किन्हीं भी गलत तरीकों से और किसी भी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त राजनेता ही हमारी दृष्टि में महापुरुष हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। उनके विषय में हमारी युवा पीढ़ी कुछ जानती ही नहीं है। नई पीढ़ी को यह भी पता नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता वे अंग्रेज ह्यूम था, सर ए.ओ. ह्यूम, जिसने 1857 में इटावा के कलेक्टर के नाते अपने हाथों से अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की हत्या की थी, जिसने कांग्रेस शुरू की। यह है सर ए ह्यूम का इतिहास और यह है कांग्रेस का इतिहास। जिनको भ्रम हो गया हुआ है कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए, बस उन्हीं के कारण नेहरू और गांधी ने देश को आज़ादी लेके दी। थोड़ा सा आगे बढ़े। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में केवल महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे अहिंसात्मक आंदोलन की ही चर्चा हुई, यही चर्चा की गई। उन असंख्य क्रांतिकारियों की सर्वथा उपेक्षा की गई, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया, प्राणोत्सर्ग करके राष्ट्र की स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त किया था। हमारी युवा पीढ़ी की असली इतिहास, हमारी युवा पीढ़ी को असली इतिहास से अनजान रखा गया। उन वीर सपूतों का, महान सपूतों का कहीं भी परिचय नहीं कराया गया। कहते हैं कि जो जाति अपने संघर्ष या अपने इतिहास को भूल जाती है, वह मृत प्राय हो जाती है। इसी भावना से प्रेरित होकर मेरे मन में इस चैनल के माध्यम से उन सब भारत माँ के महान सपूतों को आपके सामने रखने का विचार आया है। उस श्रृंखला में जो बहुत सारे उस महापुरुषों को मैं आपके सामने रख चुका हूं, आज जो मैं जिसका देने वाला हूं, अकस्मात मुझे लगा कि इनके बारे में कुछ नया भी मिल गया है। वरना इस नौजवान का, इस युवा का त्याग, बलिदान, कुर्बानी
के ऊपर 2 एपिसोड मैं पहले भी दे चुका हूं। आज मेरी नज़रों में ऐसा आया कि कुछ ऐसा भी तो है जो मुझे देना चाहिए था। 19 वर्षीय ये किशोर युवा फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सो जाता है। बंगाल का ये युवा खुदीराम बोस, खुदीराम बोस का बलिदान का इतिहास बहुत ही रोमांचकारी है, रोंगटे खड़े कर देता है। खुदीराम बोस अंग्रेज शासकों के बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध पूरा देश उद्वेलित होने लगा था। अंग्रेज जज राष्ट्रभक्त युवकों को फांसी या आजीवन कारावास की सजा दे रहे थे। कलकत्ता में अनेक युवकों को कड़ी सजा सुनाई जा रही थी। युवक क्रांतिकारी अंग्रेजों से प्रतिशोध लेने को तत्पर हो उठे थे। 30 अप्रैल 1908 का दिन था। रात के 8 बजने को थे। मुजफ्फरपुर के क्लब में अंग्रेज अफसर राग रंग में मस्त थे। रात का समय 8 बजने को थे। 30 अप्रैल 1908 धड़ाम अचानक एक भयंकर धमाका हुआ। सभी के दिल दहल उठे। क्लब की दीवारें हिल उठी। धमाका क्लब के पास सड़क पर हुआ था। क्रांतिकारियों ने एक अंग्रेज वकील पी कैनेडी को बम से उड़ा दिया। लक्ष्य कुछ और था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ। क्षण भर में समाचार पूरे नगर में फैल गया। चारों ओर पुलिस ही पुलिस दिखाई देने लगी। बम फेंकने वाले थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। ये बम फेंकने वाले 2 नौजवान थे। उन्होंने बम कलकत्ता हाई कोर्ट के जज, जो फांसी की सजाएं दे रहा था, आजीवन कारावास दे रहा था, किंग्सफोर्ड की कार समझकर बम फेंका था। कैनेडी की गाड़ी का रंग उसकी गाड़ी से रंग से मिलता था। किंग्सफोर्ड का भाग्य उस दिन अच्छा था। वह बच गया और कैनेडी, उसकी पत्नी व पुत्री, तीनों लोग जान से हाथ धो बैठे। दोनों तरुण, ये नौजवान, बम फेंकते ही पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए वहां से भाग निकले। खुदीराम बोस रातों रात भूखा प्यासा दौड़ता हुआ, भागता हुआ, चलता हुआ, इसी प्रकार से चलकर वो बेनी नामक एक गांव में पहुंचा। मैं बड़ी बुरी तरह से थका हुआ था। सुबह हो चुकी थी। भूख प्यास से व्याकुल था। स्टेशन के पास एक दुकान पर पहुंचकर उसने चने खरीदे। वहां खड़ा स्टेशन मास्टर एक बाबू से बोल रहा था, भाई मुजफ्फरपुर में अंग्रेज वकील, उसकी मेम और उसकी लड़की को बम से उड़ा दिया गया है। हत्यारे 2 जवान लड़के हैं, उनकी जोर शोर से तलाश हो रही है। सुनते ही चने खरीदने वाला ये नौजवान, ये तरुण के मुंह से एकदम निकल पड़ा, क्या किंग्सफोर्ड बच गया? बाद में तो इसको भी ध्यान में आ गया कि ये मैंने क्या पूछ लिया। पास ही एक सिपाही खड़ा था। वह खुदीराम बोस की तरफ घूरने लगा। खुदीराम बोस वहां से भाग निकला। सिपाही ने उसका पीछा किया। भूखा प्यासा युवक कहां तक भागता, आखिर पकड़ा गया। उसके पास से रिवॉल्वर और कुछ कारतूस भी बरामद हुए। प्रफुल्ल चाकी दूसरा साथी,
वो कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में सवार हुआ। उसी डिब्बे में पुलिस अफसर जो था नंदलाल बैनर्जी यात्रा कर रहा था। उसे उस बम कांड की खबर मिल चुकी थी। बम फेंकने वाले लड़कों के लिए हुलिया भी उसे प्राप्त हो गया हुआ था, उसको पता था। चाकी को देखते ही उसे संदेह हुआ। उधर चाकी ने भी उसे अपनी ओर घूरते हुए देखा, समझ गया कि भाई गड़बड़ है, मैं पहचान में आ रहा हूं। अगले ही स्टेशन पर वो डिब्बा छोड़कर और किसी दूसरे डिब्बे में जा बैठा। लेकिन नंदलाल ने अगले स्टेशन पर उतर के आगे फोन कर दिया कि ऐसे ऐसे एक नौजवान उन दो में से एक इस ट्रेन में सफर कर रहा है और अगले स्टेशन मुकामा स्टेशन नाम का था। मुकामा की पुलिस ने फोन आ गया हुआ था, घेरा डाल दिया। चाकी समझ गया कि वह घिर गया है। उसने जेब से रिवॉल्वर निकाला, धनाधन गोलियां अपनी ओर दागनी शुरू कर दी। धनाधन पहले गोलियां पुलिस वालों के ऊपर दागनी शुरू कर दी। उसने पुलिस इंस्पेक्टर नंदलाल को भी निशाना बनाना चाहा, लेकिन निशाना चूक गया। चाकी ने अपनी पिस्तौल जब देखा कि अब थोड़ी सी ही गोलियां बची हैं, चाकी ने अपनी पिस्तौल की नाल अपनी कनपट्टी पर लगाई और घोड़ा दबा दिया। आजादी के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे डाली। खुदीराम को मुजफ्फरपुर के जिला मैजिस्ट्रेट मिस्टर उडमैन के सामने पेश किया गया। चाकी इधर चल बसे और खुदीराम को पकड़े जाने के बाद मिस्टर उडमैन जज के सामने पेश किया गया। और यह क्या बोला? मां भारती के इस पुजारी ने अदालत में निर्भय होकर यह स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? अपने देशवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों का बदला लेने के लिए मैंने ही बम फेंका है, मैंने ही बम फेंका था। जज किंग्सफोर्ड ने अनेक निरपराध देशभक्तों को फांसी की सजा दी थी। हम तुमसे बदला लेना चाहते थे। कुछ दिन तक मुकदमे में नाटक चलता रहा। नाटक ही तो था, उनको पता था अब क्या होना है। फिर मैजिस्ट्रेट ने आजादी के इस नन्हे पुजारी को मौत की सजा सुना दी। उस समय खुदीराम बोस की उम्र केवल 18 वर्ष की थी। खुदीराम बोस ने फांसी की सजा सुनी, ठहाका लगाकर हंस पड़ा। खूब कोर्ट के अंदर जेल में वे नित्य गीता तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था। वे आनंद पूर्वक अपनी मौत की प्रतीक्षा करने लगा था। आज हो गई थी सजा। 11 अगस्त 1908 का दिन फांसी के लिए नियत किया गया। हाथ में गीता लिए वह फांसी घर की ओर बढ़ा। अंग्रेज अफसर उस मासूम बच्चे के मुख पर तेज देखकर दंग रह गया। तेज देखकर दंग रह गया। मृत्यु सामने है, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, परंतु आंखों में चमक, चेहरे पे तेज रौनक। इस युवा 19 वर्षीय इस किशोर, इस युवा के चेहरे पर जो आ रही थी वो एक संदेश था भारत के नौजवानों के लिए और उस दुष्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कि इस देश के अंदर अब युवा लोग अपने पर हो रहे अत्याचारों का बदला लेने के लिए वार करेंगे, अटैक करेंगे। आपको तब तक चैन की नींद नहीं सोने देंगे जब तक तुम चले नहीं जाते, जब तक हमारे भारत मां को, स्वतंत्रता की बेड़ियों को काट कर यहां से निकल नहीं जाते, वरना हम तुम्हें काट देंगे। समय समय पर इस तरह के मिल रहे संदेश अंग्रेजों को
व्यथित कर रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, डर और भय आतंक में जी रहे थे। मौत हमेशा उनका भी पीछा करती रहती थी। जाने का कारण बहुत सारे कारणों में ये कारण थे मेन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आईएनए का आखिरी अटैक, और वो नेवी का विद्रोह, और भारत की सेना के अंदर ये फुसफुसाहट कि अब हम अंग्रेजों को यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी स्थिति वैसे भी कमजोर हो चुकी थी, नहीं रहने देंगे। इन सारे हालात से गए हुए अंग्रेज लोगों को हम कहेंगे कि नेहरू और गांधी ने, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलें भी वीआईपी जेल थी, मुझे लगता है कि इस देश के नौजवान को, इस देश की युवा पीढ़ी को जो इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था, वो इतिहास नहीं पढ़ाया गया। दुर्भाग्य रहा, क्योंकि अंग्रेज लोग जिन लोगों को सत्ता सौंप के गए, ये काले अंग्रेज स्पॉन्सर्ड लोग, उनके चमचे, उनके खरीदे हुए लोग थे। इनको न शिक्षा से लेना था, वामपंथियों को सौंप दी, इतिहास बदल दिया, इतिहास विकृत कर दिया, और असल में कुर्बान होने वाले, देश पर सर्वस्व निछावर करने वाले, अपना जीवन हथेली पर रख करके आखिरी श्वास तक संघर्ष करने वाले उन लोगों का नाम कहीं भी हमने आने नहीं दिया इतिहास के अंदर। वो इतिहास हमने अपनी युवा पीढ़ी को पढ़ने नहीं दिया। मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे महान सपूतों को, अनगिनत, अनजान, अल्पज्ञात, अज्ञात ऐसे महापुरुषों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं, और कोशिश करूंगा कि सिंध के राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम ऐसे 1000 नायक और नायिकाओं को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।